दिन था 20 मई 1967 का। कनाडा के अंदर एक मार्क नाम का व्यक्ति अपने पिता को अपने कंधों पर उठाए एक हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है। वहां पर जाने के बाद डॉक्टर्स को वो बताता है कि मेरे पिता की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनको उल्टी आ रही है, उनको चक्कर जैसा फील हो रहा है और साथ में उनका शरीर जल रहा है। जिसके बाद हॉस्पिटल का स्टाफ मरीज की गंभीरता को समझते हुए उसे उठाकर इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं और तभी वहां पर डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर आने के बाद उस शख्स से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, और तब उसने अपनी शर्ट उतारी। शर्ट उतारने के बाद उसने डॉक्टर को दिखाया। उसका पेट और उसकी छाती बिल्कुल पूरी तरह से जली हुई थी और साथ में उसे चक्कर भी आ रहे थे। इसके बाद डॉक्टरों ने पूछा कि ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ, आप कैसे जल गए। इसके बाद स्टेफ ने, यानी कि जो वो आदमी था उसका नाम स्टेफ था, उसके बाद जो स्टेफ ने डॉक्टरों को बताया वो सुनकर डॉक्टरों के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई थी और साथ में दो देशों की मीडिया उस शख्स के पीछे लग गई थी। क्या वो सच में सच बोल रहा है या फिर वो झूठी कहानी बता रहा है। तो उस दिन ऐसा स्टेफ के साथ क्या हुआ था कि उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ गया। वैसे स्टेफ का जन्म पोलैंड में 20वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। पोलैंड में रहते रहते उसे काफी टाइम हो गया था। सन 1946 के चलते वो कनाडा में आकर शिफ्ट हो गया। कनाडा के अंदर वो विनीपेग के अंदर रहने लगा था और साथ में उसने वहीं की एक सीमेंट फैक्ट्री के अंदर मैकेनिक की जॉब भी मिल गई थी। उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। उसके दोनों बेटे और उसकी पत्नी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खुशी खुशी रह रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और 1967 का टाइम आ गया था। 1967 तक जो स्टेफ था उसे घूमने फिरने की आदत लग चुकी थी, यानी कि वो अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल जाया करता। एक झोला था उसके पास, उसके अंदर वो अपनी छीनी हथौड़ी या कुछ छोटी मोटी मशीनें जिससे कि सोना खोजा जा सकता है और साथ में अपना एक कैंप, इन सब को वो एक झोले के अंदर डालता, उनको अपने कंधे पर टांगता और कहीं भी बाहर घूमने के लिए निकल जाता। और ये सोना ढूंढने का काम वो सिर्फ शौकिया तौर पर कर रहा था। उसे आज तक कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली थी जो कि खजाना हो। बस वो यही सोच रहा था कि उसका ये टाइम पास है, उसका मन करता है ऐसे बाहर घूमने का, इसलिए वो मशीन वगैरह उठाता और घर से बाहर निकल जाया करता। ऐसे ही घूमते घूमते उसे काफी टाइम भी हो चुका था। अब ऐसे ही 1967 में 19 मई का दिन आता है। 19 मई के दिन अब उसके ऑफिस की 4-5 दिन की छुट्टियां थी। इसने वही सोचा कि आज फिर मैं कहीं घूमने जाता हूँ और कुछ ढूंढता हूँ। उसने अपना मैप निकाला, अपना सारा ताम झाम उठाया, कंधों पर लादा और घर से 19 तारीख को ही वो निकल गया। रास्ते में जो वहाँ पर बस स्टॉप था उसके बस स्टॉप से चढ़ता है और वो फॉल्कन लेक की तरफ जाने लगता है। शाम होते होते वो फॉल्कन लेक के जो सबसे पास का बस स्टॉप था वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर जाकर उसने एक होटल लिया। होटल में वो पूरी रात बिताता है। रात बिताने के बाद सुबह होती है। सुबह होकर नहा धोकर वो सबसे पहले वहाँ से अपने पैदल ही फॉल्कन लेक की तरफ निकल पड़ता है। अपना तामा झामा उठाए हुए वो सुबह सुबह जल्दी ही फॉल्कन लेक की तरफ पहुंच गया। सुबह के 9 बजे थे जब वो फॉल्कन लेक पर पहुंच गया था। वहाँ की हरियाली बहुत ही ज़्यादा उसको मोहित कर रही थी, जिसकी वजह से अब वो सोच रहा था कि मैं अपना कैंप कहाँ पर लगाऊं और कहाँ से मैं खजाना ढूंढना शुरू करूं। उसने वहाँ पर जाकर एक चट्टान सी देखी जो कि ऊपर की ओर उठी हुई थी। उस चट्टान को देखकर अब उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस चट्टान के ऊपर खड़ा होकर यहाँ पर अपनी शुरुआत कर सकता हूँ। ना तो यहाँ पर कोई जंगली जानवर आएंगे और ना ही मुझे किसी चीज़ का खतरा है, और ये एक फॉल्कन लेक के बिल्कुल पास में है। फिर उसने अपने कंधों से अपना झोला वगैरह उतार कर अपनी छीनी हथौड़ी निकाल ली, जिसके बाद वो वहाँ पर अपने ठक ठक करके उसको चट्टान को खोदने का काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर वो वहाँ पर काम कर रहा था। उसने देखा कि लेक के अंदर बहुत सारी बतखें हैं जो पहले भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन काफ़ी देर उसे काम करते हुए हो गए थे। तब वो बत्तखें चिल्लाना शुरू कर देती हैं। वो बहुत बुरी तरह से वहाँ पर चीख रही थी, जिसकी वजह से जो स्टेफन था वो डिस्टर्ब हो रहा था। अब वो देखना चाहता था कि ऐसी क्या चीज़ है जो इन बत्तखों को परेशान कर रही है और इनकी वजह से ये चिल्ला रही है। वो उठकर उन बत्तखों की तरफ देखता है। तब उसने देखा कि कोई तेज रोशनी है जो कि ऊपर की तरफ से उन बत्तखों पर पड़ रही है और उसकी वजह से वो बहुत तेज चिल्ला रही है। अब उसने जैसे ही स्टेफ ने ऊपर की तरफ देखा, आसमान में उसे 2 घूमते हुए बड़े बड़े जहाज दिखे। उन जहाज़ों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि ये जहाज़ है किस चीज़ के, यानी कि किस आर्मी के हैं। इसलिए वो वहीं पर खड़ा रहता है और उन जहाज़ों को देखता रहता है।
पहले तो उसे लगा कि ये जो भी एरिया था, यानी कि फाल्कन लेक का जितना भी एरिया था, ये कनाडा की आर्मी के अंडर में आता है, यानी कि वहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कनाडा की आर्मी है वो देखने के लिए आई है कि यहाँ पर ये शख्स क्या कर रहा है, या फिर उनकी जहाज खराब हो गई है इसलिए वो यहाँ पर इसे उतारने वाले हैं। और तभी देखते ही देखते वो एक जहाज उसके पास आकर उतर जाता है और दूसरा जहाज ऊपर ही उड़ जाता है। पता नहीं वो आसमान में कहाँ गायब हो गया, लेकिन जो दूसरा जहाज था वो नीचे उतर चुका था। उसको देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई। वो सोच रहा था कि इसके अंदर से कोई आर्मी वाले नीचे उतरेंगे, उनको मेरी हेल्प की जरूरत है। एक तो वो मैकेनिक था, उसे सोचा कि वो उनकी जाकर हेल्प करेगा और उनका जहाज को वो ठीक कर देगा। लेकिन उसको यहाँ पर सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि ये कैसे जहाज है जिसके अंदर से अजीब सी रोशनी बाहर की तरफ आ रही है। उसके अंदर से बहुत ही भयानक तरह से रोशनी बाहर की तरफ आ रही थी, जिसकी वजह से जो स्टेफ था वो उस जहाज को देख भी नहीं पा रहा था। उसके पास एक वेल्डिंग गॉगल्स था, यानी कि जब वो छीनी थोड़े से काम किया करता उस वेल्डिंग गॉगल्स को अपने आंखों पर लगा लिया करता, ताकि जब वो छीनी थोड़े से काम करे उससे कोई पत्थर वगैरह टूट कर उसकी आंखों के अंदर ना चला जाए। और जब वो उस जहाज को पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था, उसकी जो अंदर से किरणें निकल रही थी उसकी आंखों को इतना ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा रही थी, जिसकी वजह से वो अपना वेल्डिंग वाला चश्मा लगा लेता है और वो उस जहाज को देखने लगता है। अब स्टेफन को खड़े हुए वहां पर काफी देर हो गई, उसे 10 से 15 मिनट हो चुके थे उस जहाज को देखते हुए। वो सोच रहा था कि इसके अंदर से आर्मी वाले कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे और वो उसको बताएंगे कि उनको क्या जरूरत है। लेकिन काफी देर के बाद भी उस जहाज से कोई भी बाहर नहीं निकलता, जिसके बाद जो स्टेफ था वो अपनी जेब से एक पेन पेपर निकालता है और उस जहाज की वो ड्राइंग करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो स्टेफ था कहीं भी बाहर जाया करता घूमने के लिए, वो उस चीज को स्केच के द्वारा अपने किसी कॉपी के अंदर वो उसको उतार लिया करता, ताकि वो उसकी यादगार बनी रहे। इसलिए वो एक पेज निकालता है और उस जहाज का ड्राइंग करना शुरू कर देता है। और उस ड्राइंग को बनाने के आधे घंटे बाद भी उस जहाज से कोई भी बाहर नहीं आता। अब वो सोच रहा था कि ऐसा क्या है इस जहाज के अंदर कि कोई भी बाहर नहीं आ रहा। वो उसको देखे ही जा रहा था कि तभी वो जहाज थोड़ा सा ऊपर उठता है और वो थोड़ा घूमता है। घूमने के बाद उसका एक दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, उसके अंदर से बैंगनी कलर की बहुत तेज किरणें उसकी तरफ आई, जिसकी वजह से वो उसके अंदर देख ही नहीं पा रहा था कि जहाज के अंदर क्या चीज़ है। वो सोच रहा था कि अब दरवाज़ा खुल गया है, अब तो कोई क्रू मेंबर या फिर पायलट या कोई तो शख्स नीचे उतरेगा और मुझसे आकर बात करेगा। लेकिन अभी भी उस जहाज से कोई भी नहीं उतरता, जिसके बाद वो उस जहाज के अंदर उस दरवाजे से अंदर की तरफ देखने की कोशिश करता है कि अंदर है क्या। लेकिन इतनी ज़्यादा तेज किरणें होने की वजह से वो अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसने वो वेल्डिंग के गोगल्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से वो अंदर का थोड़ा थोड़ा नज़ारा देख पा रहा था। अंदर बहुत सारे पैनल बने हुए थे और सारे के सारे वो पैनल चमक रहे थे। उनके अंदर से भी बहुत सारी किरणें बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि ऐसा जहाज उसने कभी भी पहले नहीं देखा था। उसे लगा कि शायद हो सकता है ये कोई स्पेशल जहाज है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और इसके बाद भी जब जहाज से कोई भी नहीं उतरता, तब स्टेफन ने सोचा कि क्यों न मैं ही इस जहाज के पास चला जाऊं। अब तो इसका दरवाजा खुल चुका है और मैं ही जाकर पूछ लूं इनको क्या दिक्कत है, इनकी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये क्यों रुके हैं, और मैं इनसे जाकर बात करता हूँ। जिसके बाद स्टेफन उस जहाज की तरफ चलना शुरू करता है, लेकिन 50 फीट जाने के बाद वो फिर से रुक जाता है। अब उसे इस जहाज के अंदर से दो लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, लेकिन जिस भाषा में वो दोनों लोग बात कर रहे थे वो स्टेफन को समझ ही नहीं आया कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जिसके बाद स्टेफन उस जहाज की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाता है कि अंदर कौन है, आपको मेरी ज़रूरत है, क्या आप लोग बाहर आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। लेकिन ये बात बोलते ही अंदर से वो जो दोनों बात कर रहे थे शख्स, वो दोनों एकदम से चुप हो गए। स्टेफन को अभी भी अजीब नहीं लगा। वो सोच रहा था कि शायद उनको मेरी इंग्लिश समझ नहीं आई, क्योंकि स्टेफन इंग्लिश में बात कर रहा था और वो दोनों पता नहीं कौन सी भाषा में। उसे लगा कि अब ये इंग्लिश में बात नहीं जानते। जिसके बाद वो जर्मन लैंग्वेज में उनसे पूछता है, लेकिन जर्मन में भी कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वो बहुत सारी लैंग्वेज में उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था।
और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि स्टेफन को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, उसे बहुत सारी भाषाएं बोलनी आती थी, जिसकी वजह से वो उन जहाज के पास जाकर इतनी सारी भाषाओं में बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सारी की सारी ये मेहनत उसकी बेकार हो गई, क्योंकि जहाज के अंदर से किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही कोई उससे नीचे उतर कर आया। अब स्टेफन को उस जहाज पर थोड़ा सा शक होने लगा, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत सारे जहाज भी देखे हैं। वैसे तो वो मैकेनिक है, इसलिए उसने पहले बहुत सारे जहाज भी देखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन जो ये जहाज था ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जहाज एक स्टील से बनाया गया था, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई जोड़ था, ना ही कहीं पर नट बोल्ट लगे थे। ऐसा लग रहा था कि एक स्टील की पूरी परत है, उससे ही इस पूरे जहाज को बनाया गया है। इसके अंदर कोई भी जोड़ या नट वगैरह नहीं लगाए गए। ये चीज़ देखकर अब जो स्टेफन था उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि ये कैसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। लेकिन इग्नोर करने से बात नहीं बनने वाली थी, क्योंकि इस जहाज को देखकर उसे फिर से अजीब सा लगा, क्योंकि इस जहाज पर कोई भी झंडा वगैरह नहीं लगा हुआ था। यानी कि ये जिस देश का होता उस देश का झंडा वगैरह इस जहाज के ऊपर जरूर बना हुआ होता, लेकिन इस जहाज पर कोई भी झंडा नहीं था। ये बिल्कुल प्लेन स्टील का बना हुआ था। इसे देखकर भी उसे अजीब सा लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है इस जहाज के पास जाने के लिए। और जब स्टेफन उस जहाज के बिल्कुल पास पहुंच गया, वो दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और साथ में उसने उस जहाज को टच भी कर दिया था। उसने वैसे तो दस्ताने पहने हुए थे, जो कि वो अपने काम करते हुए पहना करता, वो वाले दस्ताने पहने हुए थे उसने, और उन्हीं दस्तानों को पहने पहने उसने उस जहाज को थोड़ा सा टच कर दिया। टच करते ही उस जहाज का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन जब वो उस जहाज के पास में खड़ा था, उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके अंदर से कोई भी गर्म चीज बाहर निकल रही है। उसे वहां पर बहुत ही ठंडक सी फील हो रही थी। लेकिन जब उसने जहाज को छुआ था, उसने देखा कि उसका जो दस्ताना था वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। पता नहीं वो कैसे, ना तो उस पर आग लगी, पता नहीं वो कैसे मेल्ट होना शुरू हो गया था। उसने आनन फानन में उस दस्ताने को बाहर निकाला और एक साइड में फेंक दिया, और इसके बाद वो थोड़ा पीछे हटता है और उस जहाज की तरफ देखे जा रहा था। और फिर स्टेफन के देखते ही देखते वो जहाज 2-3 फीट ऊपर उठता है और फिर से घूमता है, और घूमने के बाद वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। और जिस पॉइंट पर वो जहाज आकर रुका था वहां पर बहुत छोटे छोटे छेद से बने हुए थे, जैसे कि इसके अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला है। और वो सारे के सारे छेद अब स्टीफन की तरफ आकर रुक चुके थे, और स्टीफन अब कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन सारे छेदों के अंदर से एक हवा का गुबार सा आया, बहुत तेज हवा का गुबार आया और उसकी छाती पर लगा, जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिर गया। और साथ में उस गुबार से उसके कपड़े जलने लगे थे। उसने अपने कपड़े उतारकर साइड में फेंक दिए, और उसने जब अपने कपड़े उतारे, इतनी देर में ही जो वो जहाज उसके सामने खड़ा था वो हवा में उड़ता उड़ता पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जिसके बाद स्टीफन अपने आप पर काबू पाता है और वहां से खड़ा होता है। लेकिन वो खड़े होने के बाद भी उसे उल्टी जैसा एहसास होने लगा, जैसे कि वो अब उल्टी करने वाला है, और साथ में उसे बहुत भयानक चक्कर भी आने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। उसका वजन भी एकदम से बहुत कम हो गया था, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो अपने झोले झंडे को उठाता है और वो सीधा ही उस फाल्कन लेक से अपने होटल की तरफ जाने लगता है। जिस होटल में वो 19 मई को रुका था, उस होटल की तरफ वो जाना शुरू कर देता है। और फिर वो चलते चलते उस होटल में भी पहुंच गया, लेकिन शाम का टाइम हो चुका था उसे होटल में पहुंचते हुए। होटल में जाने के बाद उसकी हालत को देखकर स्टाफ वालों को लगा कि ये शायद ड्रंक व्यक्ति है, इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। लेकिन जब वो उसके पास गए, उन्हें कोई भी उसके अंदर से बदबू नहीं आ रही थी। और स्टेफन ने बताया कि मेरे साथ एक हादसा हो गया है, यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है क्या? लेकिन जो होटल वाले थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर आसपास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, इससे अच्छा तो आप अपने घर चले जाएं, वहाँ से आपके घर वाले आपको जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचा देंगे। जिसके बाद वो वहाँ से बस बुक करता है, बस के अंदर बैठता है और सीधा ही रात को 11 बजे के आसपास वो अपने घर पर पहुँचता है। घर पर जाने के बाद उसके परिवार वाले उसकी हालत को देखकर, उसका जो बेटा मार्क था वो उसको लेकर हॉस्पिटल में पहुँचता है। और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका चेकअप किया जाता है, और इमरजेंसी रूम के अंदर जब उसकी शर्ट उतारी जाती है, उसके पेट के ऊपर अजीब से पैटर्न बने हुए थे, जैसे कि चेस्ट बोर्ड के अंदर जो पैटर्न बने होते हैं वैसे उसकी पेट के ऊपर और उसकी छाती पर बने हुए थे। ये पैटर्न देखकर डॉक्टर भी दंग थे कि ऐसी क्या चीज थी, ये कैसी चीज से जला है जिससे ऐसे पैटर्न बन गए। और इस चीज को जानने के लिए कि ये निशान इसके शरीर पर आए कहां से हैं,
जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सारी की सारी अपनी मेडिकल साइंस को इसके अंदर झोंक दिया। उन्होंने जितने केमिकल होते हैं पूरी दुनिया के अंदर उन सारे केमिकलों को मिलाकर उनको एक एक के ऊपर रिसर्च करके देख लिया, लेकिन किसी भी केमिकल से ऐसे निशान नहीं बन सकते। अब डॉक्टर यही सोच रहे थे कि वो क्या चीज़ थी जिसने स्टेफन के ऊपर वार किया और उसको ऐसे निशान दे दिए। और डॉक्टर्स को आज तक भी ये नहीं पता चला कि उसके ऊपर जो वो निशान थे वो किस चीज़ के बने हुए थे। और साथ में डॉक्टरों ने उसकी हर एक बीमारी का चेकअप किया, यानी कि उसके हर एक टेस्ट किए गए, लेकिन किसी भी टेस्ट में उसकी कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। यानी कि उसे उल्टी भी हो रही थी, उसे चक्कर भी आ रहे थे, उसका वजन भी टूट चुका था, लेकिन रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल वो नॉर्मल आ रहा था। डॉक्टर ये सब देखकर भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि एक व्यक्ति जिसकी हालत इतनी ख़राब है और उसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। इसके बाद जो एजेंसी वाले लोग थे और जो पुलिस वाले थे वो स्टेफन के पास आते हैं। स्टेफन से आकर उन्होंने पूछा कि आप हमें वो एग्जैक्ट लोकेशन बताएं जहां पर आपके साथ ये हादसा हुआ था। तब स्टेफन ने बताया कि फाल्कन लेक के पास ऐसे एक बहुत बड़ी चट्टान सी है जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है, और उसके पास ही मैं ये काम कर रहा था और वहीं पर वो जहाज नीचे उतरा था। जिसके बाद वो एजेंसी वाले और पुलिस वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो छानबीन शुरू कर देते हैं कि क्या सच में यहाँ पर कुछ हुआ था या फिर स्टेफन झूठ बोल रहा है। और जब उन्होंने वहां पर टेस्ट किया तब उन्हें पता चला कि जो ये जगह है जहां पर स्टेफन खड़ा था, इस जगह के नीचे से एक रेडियम की तार जा रही है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी जगह रेडियो एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये रेडियो एक्टिव किरणें शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और इसी जांच के दौरान उन पुलिस वालों को यहाँ पर 3 टुकड़े मिलते हैं जो कि मेटल के थे। उन मेटल के टुकड़ों को देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे कि ऐसे टुकड़े उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। जिसके बाद उन मेटल्स के टुकड़ों को साइंटिस्ट के पास भेजा जाता है ताकि उनके ऊपर रिसर्च किया जाए और उनका ये पता लगाया जाए कि ये मेटल के टुकड़े हैं किस चीज़ के। लेकिन आज तक भी हमारी साइंस ये पता नहीं लगा पाई कि वो मेटल के टुकड़े थे किस चीज़ के। वैसे तो वो मेटल के टुकड़े उस जहाज के ही थे, लेकिन वो जहाज किस मेटल से बना हुआ था ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। और जब उन मेटल्स के टुकड़ों का जांच कर लिया गया, उसके बाद जो स्टेफन था उसके पेट पर जो निशान थे, इन सारी चीज़ों को और जो वो बात बता रहा था, इन सभी चीज़ों को मिलाकर वहाँ की जो भी सरकार थी उन्होंने सिर्फ यही फैसला निकाला कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर हुआ क्या था। और दूसरी तरफ जो स्टेफन था उसने जो ये सच बात दुनिया वालों को बताई थी और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल उजड़ के रह गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये पब्लिकल स्टंट है और ये फेम का भूखा है, इसने झूठी कहानी बनाई है और ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उसका मजाक उड़ाया जाने लगा, उसकी फैमिली का मजाक उड़ाने लगे, साथ में जो उसके बच्चे थे वो स्कूल में पढ़ा करते और स्कूल के अंदर भी स्टेफन के बच्चों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाने लगा। और ऐसे ही 1999 का टाइम आ चुका था और नेचुरल कारणों की वजह से स्टेफन की 1999 के अंदर मौत हो गई। और मरने से कुछ टाइम पहले भी स्टेफन का यही कहना था कि जो कुछ मैंने बताया दुनिया वालों को वो झूठ नहीं है, मैंने जो कुछ बताया वो सब कुछ सच है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। उसने ये भी कहा कि जो कुछ मैंने देखा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने एलियंस को देखा है, मैंने किसी बाहरी चीज़ को देखा है, मैं ये भी नहीं कह रहा, बट वो चीज़ क्या थी आप लोग इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। और आप लोग भी इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें कि स्टेफन को वहाँ पर सच में ही कोई यूएफओ दिखा था या फिर उसकी ये मनगढ़ंत कहानी थी। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे सबूत भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।